हेलो एवरीवन। आज हम लोगों को पढ़ना है फिजिक्स। और फिजिक्स मतलब देखो 11th में आने के बाद फिजिक्स जो है वो बिल्कुल पूरी तरह चेंज हो जाती है। हम लोग जितना 10th में पढ़ते हैं फिजिक्स, वहाँ पर जनरली क्या पढ़ रहे होते हैं? थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे होते हैं, रटना होता है, बहुत कम डेरिवेशन। डेरिवेशन तो होता ही नहीं है, बस वो न्यूटन के एक दो फॉर्मूले है ना, v स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर लिया था 9th में, शायद 10th में तो वो भी नहीं था। हम लोगों ने पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली, वहां कुछ पढ़ने को मिला ही नहीं, है ना। अब 11th में आओगे तो अचानक से चीजें बिल्कुल जज्बात बदल जाएंगे पूरे, है ना। यहाँ क्या पढ़ोगे? यहाँ कुछ भी पढ़ रहे होगे तो हर एक चीज कॉन्सेप्ट बेस्ड पर होगी, कुछ भी लर्निंग या याद करने के लिए नहीं है ना। तो देखो जैसे कि हम, मेरा पढ़ाने का तरीका यही कि हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे हमेशा और उसको अच्छे लेवल पर लेकर चलेंगे। भले ही थोड़ा टाइम लगे तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमको समझना है फिजिक्स, तो फिजिक्स होती क्या है। देखो बेसिक चीज तो ये है कि फिजिक्स कहाँ से आ गई। तो एक चीज याद रखो, फिजिक्स एक जो है तुम्हारा ग्रीक वर्ड है, वहां से निकल कर आता है और उसका मीनिंग जो निकल कर आता है वो है नेचर। जो ग्रीक वर्ड था, मुझे उस वर्ड का एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, कुछ ओ से करके था, 4 वर्ड है उसमें, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम उसकी बात करें कि फिजिक्स बेसिकली उसका मीनिंग क्या है, तो हम कहेंगे नेचर। और उसी नेचर से एक नई चीज निकलती है, उसको बोलते हो फिजिकल वर्ड। क्या बोलते हो? फिजिकल वर्ड। तो जो तुम्हारा 11th में पहला चैप्टर है वो तुम्हारा क्या है? फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड हम लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो आगे चलकर पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस है अपने पूरे सिलेबस में, यहां से लेकर IIT तक कहीं पर भी। हाँ एक चीज है, उसको पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग जरूर क्रिएट होती है, लेकिन अगर मैं उसे पढ़ाने लगूं तो ज्यादातर लोग या तो सो जाएंगे या तो पढ़ेंगे नहीं, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं, एक अपना नया टॉपिक लेते हैं। जो तुम्हारा दूसरा चैप्टर है उसे क्या बोलते हो? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम लोग वहां से शुरू कर लें चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है। एक बात आती है कि यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। अरे मेजरमेंट तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग नापते हैं, कभी फुट में नाप लेते हैं, कभी मीटर में नापते हैं, कभी किलोमीटर में। गांव जाओगे तो 2 हाथ, 3 हाथ, है ना, 4 फलांग, पता नहीं क्या क्या, और कोस, कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट तो कुछ भी हो सकती है, हालांकि अब तो डिफाइंड यूनिट है ना। हम लोग SI सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं। यूनिट किस लिए नाप रहे होते हैं समझो। जैसे कि मान लो किसी भी शॉपकीपर के पास गए और उससे बोला 2 मीटर चीनी दे दो, तो 2 मीटर चीनी ना देके क्या दे देगा? जो उसके पास रखा होगा अगल बगल वही फेंकेगा तुम्हारी तरफ। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, मान लो अब तुम किसी के पास गए और तुमको कुछ उससे मांगना था। मान लो तुम किसी दूध वाले से दूध ले रहे हो, लेकिन तुमने लीटर ना बोल के बोला कि हमें 3 मीटर दूध दे दो, देगा? नहीं देगा, कहेगा भैया क्या पागल हो गए हो, है ना। तो इसीलिए यूनिट्स का पहली बात मतलब समझो, यूनिट का मतलब होता है कि किसी के रेफरेंस में बात करना, किसी कंपोजिशन की बात करें तो कंपैरिजन हो रहा होता है। ठीक है, आ जाते हैं इसमें पहली जो, अच्छा देखो, अब यूनिट देख रहे हैं तो इसके अंदर क्वांटिटीज भी देखेंगे। तो क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है? तो सबसे पहले देखें फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। इसी को हम लोग आगे चलकर बोलेंगे PQ। मैं शॉर्टकट यूज करूंगा और आप लोग PQ का मतलब जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी या इसका मतलब क्या होगा? हम लोग कह सकते हैं कि जो भी क्वांटिटी हो उसको किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या कर लें? कैलकुलेट कर लें, तो हमारा क्या आ जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। तो हम यहां से डेफिनेशन निकाल सकते हैं, क्वांटिटीज, एनी क्वांटिटी, या हटाओ एनी, ऐसे लिख लो, क्वांटिटीज measured by an instrument is called physical quantities। ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज अपने आप में कई टाइप की होती है, जैसे कि इसी के अंदर आएगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसी के अंदर निकल कर आएगी डेरिवेटेड फिजिकल क्वांटिटी, और इसी में आएगी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हम 3 चीजों को पढ़ेंगे।
अब फंडामेंटल का बेसिक तो मतलब आप लोगों को पता ही होगा। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, उससे छोटी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, हाँ करती भी होगी तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के बाद हम लोग क्या जानते ही है, फिजिक्स में हम लोग जनरली ज्यादा चीजें नहीं जानते हैं। जैसे अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, फिजिकल वर्ल्ड की, तो इसमें हम लोग को कितना परसेंट नॉलेज है, 2-4-10% नॉलेज होगा। जैसे कि हमारे अर्थ जैसा प्लेनेट कोई दूसरा प्लेनेट है कि नहीं, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। या फिर एक थ्योरी निकल कर आती है एलियंस है कि नहीं, किसी को पता नहीं। हाँ लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर कोई इस फिजिकल वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा होगा, जिसे हम लोग गॉड बोलते हैं, हाँ, तो वो कौन रहा होगा, एक बेस्ट मैथमेटिशियन रहा होगा, है ना, जिसने हर एक चीज को पिन पॉइंटेड तरीके से बिल्कुल बहुत अच्छी जगह फिट किया है। जैसे कि ह्यूमन क्या करेगा, एनिमल्स क्या करेंगे, प्लांट्स कैसे होंगे, ट्रीज कैसे होंगे, माउंटेन कैसे बनेगा, कहां पर ट्रेंच होगी, अर्थ की लोकेशन क्या है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कैसे करेगा, ये किसने फिट किया होगा, एक अच्छा मैथमेटिशियन रहा होगा ना, है ना। अब अगर हम इसी में आए तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, सबसे बेसिक चीज। अगर हम कहें कि ह्यूमन बॉडी किससे बनी, तो लोग कहते हैं सेल से मिलकर बनी, तो सेल क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यही कह सकते हैं। अगर हम कहें कि एटम, एटम बोले तो हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्स इज मेड ऑफ एटम, है ना, एटम से मिलकर बना है सब कुछ। तो अब अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पर 7 होती है, कितनी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, और उनका जिक्र उन्हीं से हमारी बन जाती है डेरिवेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहली चीज है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या हुआ, जो कि किसी के ऊपर डिपेंड ना करें या किसी चीज पर डिपेंड ना करें। तो हम इसकी डेफिनेशन ना लिख के एक चीज लिख लें कि अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, इन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो लिख लो भाई, ये होता है इंडिपेंडेंट, ठीक। अब ये कितनी होती हैं, तो ये टोटल होती हैं 7। कितनी होती हैं, 7, ठीक है। जैसे कि पहले इसमें कौन सी आएगी, मान लो हमने ले लिया लेंथ। लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका अगर हम कहें यूनिट क्या होता है, तो मीटर होता है ना, हम लोग इसको मीटर लिखेंगे, और डिनोटेशन इसका यहां पर एल हो जाता है, किसमें, डायमेंशन में, ठीक है। इसी तरह से दूसरी चीज, अब दूसरी क्या आ जाएगी, मान लो हमने लिख लिया मास। मास किसको कैसे डिफाइन होता है, केजी में, और यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे कैपिटल एम, क्लियर है। इसके बाद तीसरी चीज टेम्परेचर, और टेम्परेचर कैसे आएगा, केल्विन में, और इसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, के, सीधी सीधी बात है ना। चौथी चीज तुम्हारी आ जाएगी, वो है टाइम। टाइम किस में आएगा, सेकेंड्स में, और इसके लिए जो डिनोटेशन होगा वो होगा कैपिटल टी, क्लियर है ना। समझते चलते फिर इनको जोड़ेंगे अभी। फिफ्थ अगर मैं ले लूं तो वो हो जाएगा तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, तो वो होती है एम्पियर, और इसको डिनोट करते हैं ए या फिर आई से, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट अगर हम लें, वो क्या हो जाएगा, मान लो हमने ले लिया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके लिए जो यूनिट यूज होती है वो है कैंडला, ठीक है। और इसके लिए जो साइन यूज करते हैं वो है स्मॉल सी और स्मॉल डी, ठीक है बात। लास्ट अगर मैं लूं तो वो तुम्हारा क्या बचा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। ये कैसे आएगा, मोल, तो इसको हम लोग लिखेंगे MOL, ठीक है बात, यहां तक क्लियर हो गया। तो हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब इनसे कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज भी बनेंगी, है ना। फंडामेंटल तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और जब हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात करेंगे तो वो डिपेंड करेंगे किस पर, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, है ना। तो आ जाए, मान लो तीसरा पॉइंट ले लें हम लोग, नोट कर लो इसको, फिर हम लोग रफ कर लें, ठीक है, नोट हो गया। अरे तुम लोग तो पॉज करके भी आराम से नोट कर सकते हो, क्या ही दिक्कत है।
ठीक है, क्या है अगली चीज, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम ले लें, थर्ड पॉइंट है ये हमारा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होंगी, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होंगी या वहां से निकली होंगी। तो उसमें हम ले लें जैसे कि, या तुम इसको ऐसे, अगर मैं डेफिनेशन लिखाऊं ना तो तुम कह दो इसको मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, किससे मिलकर बनेंगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। तो अगर आ जाए हम इसमें ले लें, पहला है मान लो एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अरे भाई, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, लिख दूं, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और हम लोग लेंथ को लिख किस में रहे हैं, एल से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, हालांकि इसकी भी बातचीत आगे करेंगे। अगली चीज क्या है, मान लो हमने ले लिया वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्या हो जाएगा, तीनों चीजें तो मीटर में है, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा, एल क्यूब। समझ रहे हो। तीसरा, तीसरा हमने मान लो ले लिया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, 1 अपॉन टाइम, है ना, यही तो है, टाइम का इनवर्स, तो 1/t। ये क्या हो जाएगा, 1/सेकंड, ये तो इसकी यूनिट हो गई। और अगर मैं डायमेंशन में हो तो आ जाएगा टी इनवर्स। भाई टी इनवर्स कैसे, ये वाला टी ऊपर आएगा, इनवर्स लगेगा ना। अगली चीज वेलोसिटी। देखो मैं शुरुआत में बस उतना लिखवा दूंगा 8 या 10, और 8-10 अगर तुम लोग समझ लिए सही से, तो बाकी लगभग 45 नॉर्मली याद हो जाएंगे। अगर तुमको 10 डायमेंशन फॉर्मूले पता होंगे तो उनसे तुम्हारी 45 क्वांटिटीज निकल आएंगे, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर तो एल में हो गया, सेकंड टी में हो गया, तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 1। क्लियर हो रही है ना बात। अगली चीज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर तो फिर से एल आ गया, सेकंड कैसे आ गया, टी स्क्वायर, तो हम बोलेंगे एल टी माइनस 2। ये माइनस कैसे लग रहा है, कोई भी चीज ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। ठीक है यहां तक। अच्छा, छठी चीज अगर हम लें, मान लो वो हमने ले ली फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए। तो मास का क्या होता है, एम, और एक्सेलरेशन का भी हम लोगों ने देखा एल टी माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 2। बात क्लियर हो रही है ना। इसके अलावा अगर हम वर्क ले लें, चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। देखो हम लोगों ने फोर्स निकाला तो एक्सेलरेशन अपने आप यूज हो गया। अगर मैं वर्क ले लूं तो वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी एस, तो मैं एफ डॉट डी लिख देता हूँ, है ना, डी एस कॉस थीटा होता है, कोई मतलब नहीं, अभी हम लोग एफ डॉट डी लिख लें, ये क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब अगर हम आए तो एफ क्या है, हम लोगों ने अभी लिखा एम एल टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 2, यही लिखा। और डी क्या होता है, मीटर में, डी का मतलब क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है ना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एल, ये कितना आ गया हमारे पास, एम एल स्क्वायर टी माइनस टी। ये याद रखना, अभी इस पर हम लोग फॉर्मूले बना लेंगे कई सारे, है ना। कितना हो गया, इसके बाद कुछ और बचा, फोर्स हो गया, वर्क हो गया। अगली चीज हमने ले इम्पल्स। क्या ले लिया, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, सोचने वाली बात, ये फोर्स इंटू टाइम होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, एफ क्रॉस टी। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा भाई, फोर्स हमने लिखा ना अभी, कहा गया, ये लिखा हुआ है एम एल टी माइनस 2, तो एम एल टी माइनस 2, और तुम्हारे पास आ गया एक टी और, ये आ गया एम एल टी माइनस 1। बोलो, यहां तक आ गया। ठीक, अगली चीज अगर हम वेट ले लें, हालांकि एक काम करते हैं, इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं 10 चीजें और बताता हूं, है ना। और उसमें इस पूरे चैप्टर को जितना भी डायमेंशन आ सकता है कोशिश करेंगे सारा का सारा इसी में खत्म हो जाए, है ना। वीडियो बहुत लंबी भी ना बने और तुम लोग जल्दी जल्दी सब समझ भी जाओ। ठीक है, रफ कर देता हूं।
ठीक है। अब अगर हम आगे चलें तो हम क्या करें, एक तरफ लिख लें क्वांटिटीज को और एक तरफ लिखने की कोशिश करें उसके डायमेंशनल फार्मूला को। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला लिखना बड़ा इजी है। मैं एक में बहुत सारी क्वांटिटी ले लूंगा और उसमें मैं 2-3 को डिफाइन कर दूंगा, बाकी फिर आप लोग डिफाइन कर लीजिएगा, या फिर याद रखिएगा कि हमने उसमें 6 लिए थे और इसका डायमेंशनल फार्मूला ये होता था, है ना। जैसे कि हम ले लेते हैं, मान लो एक तरफ लिख लें क्वांटिटी और एक तरफ हमने लिखा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, फुल फॉर्म तो लिख लोगे ना, डी से डायमेंशनल, एफ से फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वांटिटी में हम लोग लिखना शुरू करें। मान लो हम पहला लिखें फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का देखा था, याद कर लो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बाद क्या ले ले, मान लो हमारे पास लिया हुआ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमने तीसरी चीज ली और वो ले ली एंगुलर वेलोसिटी। क्या ले लिया, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और भी कुछ ले सकते हैं इसके अंदर, और हम लोग ले सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट ले सकते हैं। एक और याद कर लें अगर, तो डीके कांस्टेंट भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, हमने लिखा वेलोसिटी ग्रेडियंट और एक लास्ट लिया एंड डीके कांस्टेंट। ये मैंने 5 क्यों लिखे, क्योंकि इन पांचों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम, है ना। पांचों का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एकदम सेम। कैसे, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का देखा था, क्या था, 1 अपॉन टाइम मतलब 1 अपॉन सेकेंड, मतलब सेकेंड का इनवर्स मतलब टाइम का इनवर्स, है ना। तो हम लोगों ने लिखा था ना t-1। ठीक है, अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी देखें तो ये क्या होती है, सोच के देखो, ये भी 1 अपॉन सेकेंड ही होगा, 1 अपॉन टाइम। अरे बोलो भाई, अरे एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, रेडियन पर सेकंड ना। हम लोग कितना एंगल चले, अरे बोलो कितना एंगल चले। ठीक है बात, तो हम जितना एंगल चलते हैं वो तो रेडियन होता है, और रेडियन तो अपने आप में एंगल की तो कोई भी यूनिट नहीं होती ना, होती है क्या, नहीं होती। तो हम कह के चलेंगे, ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा t-1। तो देखो लिखने का तरीका समझो जरा। अगर मैं लिखता हूं इसको तो हम लोग लिखते इस तरह से, मैं पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। m0 l0 t-1, ये इसका फार्मूला हुआ। m का मतलब क्या है, मास की यूनिट यहां पर 0 है मतलब मासलेस है, लेंथ भी नहीं है मतलब लेंथलेस है, लेंथ भी नहीं है, और टाइम यहां पर है इनवर्स में। बात क्लियर हुई। लिखा कैसे, ये ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज डायमेंशन पता नहीं चलती है। अच्छा, डायमेंशन होती क्या है, याद रखो हमेशा पावर इन समथिंग, मतलब अगर मान लो मास की बात करेंगे तो मास की पावर 1 तो मतलब मास में वो चीज है, या मास में 2 है तो मास की पावर 2 मतलब डायमेंशन उसकी 2 है। नहीं समझे, यहां पर मान लो मास में अगर हम 0 लिखे तो डायमेंशन मास की कितनी होगी, 0। एल की मतलब 0 लिखा तो एल भी 0, टी का -1 मतलब टी में डायमेंशन -1। ठीक है, मतलब 5 चीजों का फार्मूला हम लोगों ने एक लिख लिया। क्लियर। उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट पर जाए, देखो अगर याद ना रहे तो फार्मूला लिख लो यहां पर। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, F इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। और अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लूं, इसको भी लिख देता हूं, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेडियन पर सेकेंड। याद रखना, तो रेडियन की तो यूनिट आती नहीं है, सेकेंड से आ गया टी इनवर्स। ठीक बात। दूसरे पर चले, ये आ गया तुम्हारे पास वर्क, है ना। वर्क तो जानते हो ना, सारी एनर्जीज का, जैसे कि मान लो हम काइनेटिक एनर्जी कहें, पोटेंशियल एनर्जी कहें, या फिर टॉर्क कहें, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स कहें, इंटरनल एनर्जी कहें, ये सब कुछ तो जूल में ही आएगा ना। तो हम इन सबको एक साथ लिख लेंगे, काहे को इनकी अलग अलग पढ़ना है। देखो झाड़ने को तो हम अपनी टीचर की झाड़ सकते हैं, 3.5 दिन तक पढ़ाते रहेंगे यही एक एक करके, एक एक चीज को, ये समझो बहुत हार्ड है, यही आता है, जरूरी थोड़ी ना है। अगर कुछ स्मार्टनेस आ सकती है उसको यूज करो। अगर मान लो वर्क के बाद लें तो हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अगली चीज क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसमें क्या आ सकती है, काइनेटिक एनर्जी।
अगली चीज क्या आएगी इसमें, मान लो हमने ले लिया टॉर्क, ठीक है, टॉर्क ले लिया। लास्ट अगर मैं लूं तो क्या ले सकता हूं, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हमने इसमें कितनी लिखी, लगभग 6 क्वांटिटीज लिखनी है ना, और इन सब का फार्मूला सेम होता है। तो पहले मैं एक दो का निकाल के दिखा देता हूं, बाकी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, है ना। अगर मैं वर्क लिखूं तो वर्क क्या होता है, अभी हम लोगों ने लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स क्या निकाला था, mlt-2, है कि नहीं। तो अगर मैं कहूं यहां पर एक निकाल लेते हैं पहले, तो वर्क क्या होता है भाई, समझ लो, वर्क होता है फोर्स इंटू, लिख लेता हूं, समझाने वाला काम इधर, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हम लोगों ने देखा था mlt-2, क्लियर है ना, और डी कितना था, एल, तो ये हमारे पास निकला था ml²t-2, मतलब m में जो डायमेंशन है 1 है, l में 2 है, और t में -2 है, तो ये आ गया हमारे पास वर्क। एक और देख लो इसमें कोई, जो भी तुम लोग चाहो, काइनेटिक एनर्जी देख लें। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, ये होता है k = ½ mv², बोलो यही होता है। अब v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या है, ये lt-1 अभी निकाला था ना, तो हम इसका निकाल सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे हाफ का तो कोई मतलब नहीं बचा, तो ये क्या आ गया, m से तो आ गया हमारे पास मास, और v का मतलब था lt-1 और इसका पावर 2, तो मतलब हम कह देंगे l²t², ऐसा है ना। अब इन सबको जोड़ के लिख देंगे तो आ जाएगा ml²t-2, ये आ गई तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी। तो दिख रहा है ना, सारे के सारे इक्वल है, तो हर एक चीज को लगाने की आवश्यकता नहीं है ना, 2 दिखा दिया बहुत हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर अगली चीज पर चलेंगे तो अगली चीज क्या होगी, मान लो थर्ड पॉइंट है हमारा, अभी तो थर्ड पॉइंट आ सकता है यही, तो थर्ड पॉइंट, ठीक है। हमने जो थर्ड पॉइंट लिया उसमें हम लोग ले सकते हैं, मान लो हमने ले लिया प्रेशर, हम ले सकते हैं स्ट्रेस। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं यंग्स मॉडुलस, है ना, उसी तरह से बल्क मॉडुलस ले सकते हैं, है ना। एक और ले सकते हैं, कौन सा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अरे याद आ रहा है कि नहीं, नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं। इसके अलावा एनर्जी डेंसिटी, मैं तो बता ही रहा हूं ना, तो आ जाओ, मतलब मैंने इसका लिखा नहीं ना, डायमेंशनल फार्मूला लिख देता हूं, ये क्या आ जाएगा, ml²t-2, है ना। तो देखो ना, हम लोग एक चीज का निकाल के हमको पता चल जा रहा ना, इसका इसका सबका सेम ही होगा, फिर इनका भी हम लोगों ने सेम निकाल लिया, इस तरह से बाकियों का निकाल लेते हैं, है ना। लिखना शुरू करूं तो मैं तीसरा लिखता हूं, प्रेशर विजिबल है ना, ठीक है, प्रेशर। उसके बाद स्ट्रेस, तनाव तो वैसे ही आजकल बहुत जीवन में है, नहीं, पूरा जीवन ही तनाव भरा हुआ है, प्रेशर कॉमा स्ट्रेस। उसके अलावा यंग्स मॉडुलस ले लें, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पता है किसी को, पता है तो बताओ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, यंग्स मॉडुलस। इसके अलावा हम और ले सकते हैं, वो है बल्क मॉडुलस, और ले लें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। इसके अलावा एक और ले सकते हैं, वो है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इन सब का फॉर्मूला कैसा होगा, सेम ही होगा। तो अगला ले लें एनर्जी डेंसिटी, ठीक। आ रही है बात समझ में। देखो प्रेशर का अगर हम देखें, हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं इतना, 2-4 साल कर ले रहे हैं। तुम लोग को बहुत शौक हो कि हाँ सबका निकालना है, तो सबका अलग अलग निकाल लेना, क्या ही दिक्कत है, सारे फॉर्मूले पता चली जाएंगे, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ 73 फॉर्मूला ऑलमोस्ट, है ना, तो चाहो तो वैसे याद कर लो। अब अगर इधर आओगे तो प्रेशर क्या है, प्रेशर होता है तुम्हारा, विजिबल है इधर, तो ठीक, देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है। हम लोगों ने क्या फोर्स निकाला था, क्या बिल्कुल निकाला था, क्या था, mlt-2, बोलो यही होता था। हम इसको लिखे mlt-2 और एरिया की जगह पर क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, अरे बोलो मतलब कि L², क्लियर है ना। ये ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास जो निकल कर आएगा क्या आएगा, ml-1, ये L² ऊपर लाया हूं तो t-2, ये हमारे पास प्रेशर निकला है,
ठीक है। इसी तरह से हम स्ट्रेस का निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेस भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, याद रखो, है ना। तुम्हारे दिमाग में कितनी जगह है उतना ही स्ट्रेस लगेगा, किसी दूसरे का स्ट्रेस तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है ना। तो 11th ही पढ़ना है। जैसे कि मान लो हम लोग 11th पढ़ रहे हैं, अब मान लो कल को पेपर दे रहे थे 11th का, पूछ लिया 13 का, ये आ गया स्ट्रेस अलग का, है ना। अब 11th का ही पूछेगा तो ये शांति रहेगी कि नहीं नहीं हमने थोड़ा पढ़ा ही नहीं था, पूछा तो हमारा ही वाला है, समझ गए कि नहीं। चलो आगे, अगर एनर्जी डेंसिटी में आएंगे, किसी और ले लो, यंग्स मॉडुलस का निकाल लेते। ये क्या होता है समझ लो पहले एक एक चीज। मेरे पास जगह ही नहीं बची, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अच्छा इधर लिख लेता हूँ। देखो ये क्या आ जाएगा, हम लोगों ने जो फार्मूला निकाला वो निकला ML-1T-2, ठीक है ना। अच्छा अब अगर हम इसमें एक आधो को और देखें, स्ट्रेस क्या होता है, मैंने बोला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो वो भी सेम निकलेगा ना, ML-T-2 अपॉन L स्क्वायर। अब मैं अगर यंग्स मॉडुलस देखूं तो वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन तो यूनिटलेस होता है, फिर से स्ट्रेस की यूनिट, अरे समझ रहे हो, वही ना बार बार लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम आगे चले यहाँ पर लिख लें स्ट्रेस, हम कह सकते हैं ये भी F अपॉन ए आएगा। और अगर मैं यंग्स मॉडुलस लिखूं, YM का मतलब भैया यंग मॉडुलस होता है, बार बार पूरा नहीं लिख पाएंगे, दिक्कत होती है लिखने में, है ना। अब अगर यंग मॉडुलस आगे चले तो ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का तो हमको पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन तो यूनिटलेस है। अब बताओ मैं इसमें आगे लिखूं, अरे इतना तो तुम लोग समझदार हो ही गए हो, नहीं इतनी देर में, पिछले 20-25 मिनट में इतना तो समझदार हो ही चुके हो कि स्ट्रेस का मतलब कुछ है और स्ट्रेन का मतलब मासलेस, अरे मतलब यूनिटलेस है ना। चलो आगे चले, इसको नोट कर लो और इसको रफ कर दिया जाए, ठीक है, रफ कर दे। हाँ भाई, जो बच्चे बोल रहे थे कमेंट में, सर वीडियो आपकी आ नहीं रही है और आपने लिखा था कि रेगुलर बेसिस पर आएगी। एक चीज समझो, ऑफलाइन में हम 5.5 घंटे पढ़ाते हैं, तो डेली ऑनलाइन में वीडियो डालना पॉसिबल नहीं है। कितना वर्कलोड दिया जाए खुद को, है ना। हालांकि मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग का कोर्स पूरा कंप्लीट हो, है ना। और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या करें कि जैसे जो भी सिलेबस चल रहा है, जैसे पढ़ रहे हैं, देखो मैं चीज़ों को एक अलग लेवल पर लेकर चलूंगा, और आपको भरोसा ये दे सकता हूँ कि जैसा भी आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, तो देखो टीचर सारे अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, सबका एक तरीका होता है, तो मेरा अपना तरीका है। आप लोग मुझसे थोड़े दिन पढ़कर देखें, जुड़ के देखें, आप लोगों में चाहे तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, क्योंकि शुरुआत में तो सबको कुछ ना कुछ मदद की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही हमको भी है। तो अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ जाए, है ना, इसी क्रम में आगे बढ़े, तो अगली चीज क्या आएगी, हम लोग कहां तक पहुंच गए थे, हम लोगों ने पढ़ लिया था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तक, है ना। अब अगर हम 4th पॉइंट पर आए तो अगला पॉइंट आ जाएगा मोमेंटम, और उसके साथ ही हम लिखेंगे इम्पल्स को। क्लियर है ना बात, मोमेंटम और इम्पल्स। तो हम लोगों ने इम्पल्स शायद अभी देखा था। अगर मैं मोमेंटम, कौन सा पॉइंट होगा ये, 4th पॉइंट, हम कहें मोमेंटम या फिर इम्पल्स, है ना। इम्पल्स मैंने अभी बताया था क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम होता है, ठीक है ना बात। तो हम इसका भी लिख लेंगे, इसमें 2 यूनिट है और इसका सेम फार्मूला होगा। इसका क्या बनेगा भाई, सोच के देखो, फोर्स क्या होता था, लिख लेते ना, इधर आ जाओ, अगर समझ नहीं आ रहा इधर आओ। फोर्स इनटू टाइम, ये है तुम्हारा इम्पल्स। फोर्स क्या होता था, ML-T-2, और टाइम क्या होगा, T, ठीक है ना। तो ये T वाला, इसकी पावर एक ही है, ये माइनस हो गया तो हो गया ML-T-1। क्लियर है बात। मोमेंटम का भी सेम होगा। मोमेंटम का सेम कैसे होगा, सोच के देखो भाई, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू mv ना, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या पढ़ा हम लोगों ने, LT-1, मास क्या होता है m, फिर से आ गया ML-T-1, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो लिख लो इसको भी, ये आ जाएगा ML-T-1। ठीक है, इतनी देर में देखो हम लोगों ने 3 ही फार्मूले लिखे हैं, लेकिन क्वांटिटीज हम लोगों ने डिस्कस की ऑलमोस्ट 15। ठीक है, 4th पर आ जाते हैं, 4th तो अच्छा हो गया, 5th पर आ जाते हैं। 5th क्या होगा,
फिफ्थ है हमारा, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके अलावा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या हो जाएगा? फिफ्थ लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके अलावा दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, सीधी सीधी बात है। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर m0 LT माइनस 2, बोलो हो जाएगा। LT माइनस 2 तो बोल सकते हैं, तो जब हम अगर ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे तब ये a से चेंज हो जाएगा g में, लेकिन इसका यूनिट तो अभी भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। तो अगर हम इसको लिखें तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर क्या होता है भाई? लेंथ होती है, सेकेंड क्या होता है? टाइम होता है, और इसको ऊपर लाओगे तो क्या बनेगा? LT माइनस 2, बोलो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर m0 L1 T माइनस 2। हालांकि 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया है ना कि लेंथ में 1 होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट पर आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सबको डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ पर आते हैं। सिक्स्थ क्या है? फोर्स हो जाएगा, है ना। फोर्स के साथ ही दूसरी चीज आ सकती है थ्रस्ट, उसके अलावा वेट, और उसके अलावा एनर्जी। एनर्जी ले सकते हैं, हाँ एनर्जी ले लेते हैं। ठीक है, फोर्स थ्रस्ट। ठीक है, आओ क्या हो जाएगा? ये हो गया तुम्हारा फोर्स। फोर्स हम लोग देख चुके हैं, MLT माइनस 2, याद रखो फोर्स, उसके अलावा थ्रस्ट। ठीक, इसके अलावा फोर्स हो गया, थ्रस्ट हो गया, एनर्जी। ठीक, इसके अलावा अगर एक और चाहो तो ले सकते हैं, वो है वेट। क्या ले सकते हो? वेट। वेट क्या होता है? याद करो, mg होता है। बोलो ना भाई, नीचे की ओर लगता है, नीचे की ओर, ऐसे बढ़, नीचे नीचे, है ना। किधर लगेगा? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर क्या लगा है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg। अगर कोई हम जैसे खड़े हैं तो हमारा किधर लग रहा है? इधर नीचे, है ना। तब अगर मास इनटू ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो ये क्या है? वेट ही ना हुआ। समझ गए? तो अब मास को तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिख लेंगे? m, और g को क्या लिखेंगे? अभी लिखा था LT माइनस 2। क्या आ जाएगा भाई? सोचो क्या जाएगा? MLT माइनस 2। हालांकि फोर्स देखो तुम लोगों को पता है, वेट बता दिया है, थ्रस्ट भी सेम निकलेगा, एनर्जी भी सेम निकलेगी। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, सेवेंथ पॉइंट आते हैं। सेवेंथ पॉइंट, अभी बचा क्या क्या? अभी हम लोगों ने डायमेंशन लेस चीजों की बात नहीं की, आ जाते कर लेते हैं। जैसे कि स्ट्रेन हो गया तुम्हारा पहला, क्या है? स्ट्रेन। इसके अलावा हम लोग यूज करते थे 10th में, याद करो, स्नेल्स लॉ पढ़े थे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, साइन आई अपॉन साइन आर, याद आ रहा है? उधर वाला इधर यूज करो। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इसके अलावा एंगल, है ना, इसके अलावा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किसमें लिखते हैं हम लोग? रेडियन में। और एंगल को, अरे उसको कैसे है? डिग्री में, सीधी सीधी ना है। अरे डिग्री रेडियन जो मर्जी है उसमें लिखो, क्या प्रॉब्लम? डिपेंड करता है ना कैसा सिस्टम यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हम इसमें और लिख सकते हैं, वो है रिलेटिव डेंसिटी। क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। याद रखने का मस्त तरीका है एकदम, कि तुम लोग एक फार्मूला याद रखो, आगे वाली क्वांटिटीज याद रखो, कम से कम 10 क्वांटिटी, एक फार्मूला, निपटा दिया चैप्टर, है ना। बाद में फिर आएंगे ना, अभी फिर कांस्टेंट की स्टडी करेंगे, अगले लेक्चर में शायद हो पाएगा, क्योंकि आज तो पॉसिबल नहीं उतना, है ना। उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी हो गया। अगर आगे चले तो दो चार और ले सकते हैं। एक लेता है, एक क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ग्रेडियंट। डिस्टेंस ग्रेडियंट, है ना। कितने हो गए? मजे कितने हो गए? डिस्टेंस ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, हाँ। तो अगर इसमें आगे और एक आधा लिखें तो क्या लिख सकते हो? एक तो लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये 12th में यूज करेंगे हम लोग।
रिलेटिव परमिटिविटी और इसी को यूज करते हैं एज अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसी में एक और यूज होता है रिलेटिव परमिबिलिटी। क्या होता है? रिलेटिव परमिबिलिटी, है ना, उसको भी यूज करते हैं। तो चाहे चाहो तो लिख लो उसका भी, रिलेटिव इन सब का जो यूनिट निकल कर आता है डायमेंशन में वो है m0 l0 t0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई? यूनिटलेस। क्या बोलेंगे ऐसी चीजों को? ये सब क्या है? यूनिटलेस, कोनो यूनिट नहीं है इनकी। ठीक है, अच्छा कितना पॉइंट हो गया? 7। कुछ पॉइंट और 10 पॉइंट लेंगे, खेला खत्म हो जाएगा, है ना, पूरा इस चैप्टर का। उसके बाद तो बस क्वेश्चन कराने रहेंगे, हटा देते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि इस समय ऑनलाइन जाने का फायदा ही क्या है, लोगों ने इतना कैप्चर कर लिया है। कोई मतलब नहीं ना इन सब बातों का। देखो पढ़ाना, मुझे मजा आता है पढ़ाने में, तो मैं ऑनलाइन भी चला गया, ऑफलाइन में पढ़ा ही रहा था, है ना। लोगों को पसंद आएगा अगर ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन में, तो अच्छा है, नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं, है ना। ठीक है, अगली चीज क्या है? अगर मैं एर्थ पॉइंट ले लूं तो हम लोग कुछ इधर चले जाए, एनर्जीज में चले जाए, हीट वाले चैप्टर में। मान लो अगर हम एर्थ पॉइंट ले, हम कह दें लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता था? याद करो, हम लोग फॉर्मूला लिखते थे Q इक्वल्स टू ml और L इक्वल्स टू निकलता था Q अपॉन m। ये होता था तुम्हारा क्या? लेटेंट हीट। उसके अलावा हम लोग ले सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ले दे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, इन सबका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो भी सेम निकल कर आएगा। कैसा? ml स्क्वायर टी माइनस टू। क्या निकलेगा? हालांकि अभी हम लोग उसको डिराइव कर लेंगे, टेंशन ना लो। ml स्क्वायर टी माइनस टू क्या निकलेगा? m0 l स्क्वायर टी माइनस टू। कैसे? अब जरा निकाल भी लो भाई। अगर हम देखें तो Q इक्वल्स टू होता है m अपॉन एल, सॉरी सॉरी सॉरी, ml होता है भाई। तो अगर हम l निकालेंगे तो Q अपॉन m आएगा। बोलो, ठीक है। ठीक है, अगर हम Q अपॉन m देख रहे हैं तो Q क्या होता है? एनर्जी। m क्या है? मास। बोलो, ये क्या लिखा है? एनर्जी। नीचे क्या लिखा हुआ है? मास। अब एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, अभी निकाले थे ना, ml स्क्वायर टी माइनस टू। बोलो, ml स्क्वायर टी माइनस टू, और नीचे आ गया तुम्हारा मास। ये मास ऊपर चला जाएगा, मास मास मर जाएगा, क्या आ जाएगा? m0। जो यूनिट निकल कर आएगी आएगी m0 l स्क्वायर टी माइनस टू। इज इट क्लियर? ठीक है, एर्थ पॉइंट हो गया। अब अगर मैं इस यहां करना दिख रहा हो तो यहां ले लेता हूं, ये क्या आ जाएगा? m0 l स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, बात अगले पॉइंट पर चलते हैं, 9th पॉइंट। इसके बाद एक पॉइंट और इसके बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, अच्छा 9th पॉइंट ले ले। हम लोग 9th पॉइंट में क्या ले लें? जैसे कि हम लोग का एक, अगर देखो अभी तुम लोग तो 11th में हो, उतना पता नहीं, जैसे कि थर्मल कैपेसिटी यूज होता है, गैस कांस्टेंट यूज होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज होता है, एंट्रोपी यूज होती है ना। तो इन सबका लिख लो, आगे चलकर काम तो आना ही है, तो एक एक करके सबका लिख डालते हैं। तो मान लो जो 9th पॉइंट है हमारा, हमने लिखा थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, देखो लिखने में कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो ये मेरा ऑफलाइन में भी होता है कि मिसप्रिंट, तो ऑनलाइन में भी हो सकता है। तो उसके लिए अब जैसा चाहो भाई, क्षमा ही कर सकते हो, अंदर से कोई बोल सकता नहीं है, नहीं हम नहीं बोल सकते। चलो, थर्मल थर्मल क्या हमने लिखा? थर्मल कैपेसिटी। इसके अलावा हम क्या लिख लें? गैस कांस्टेंट। याद करो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वहां से आर निकालते हैं, है ना। क्या आ जाएगा? गैस कांस्टेंट अच्छा, इसके बाद
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक और ले लें, एंड एंट्रोपी। ठीक है, इन सब का जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम होता है। क्या होता है? एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। क्या होता है? अगर मैं इसका लिख दूं क्या आ जाएगा? एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू केल्विन इनवर्स। ठीक है, आ रही बात समझ? अब हर चीज को डिराइव करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, तो आगे चलकर मैं कर दूंगा। अगर अगला जब मैं लेक्चर लूंगा तो स्टार्ट में ये सब क्लियर कर लेंगे, है ना। अगली चीज अगर हम और ले लें, दो और ले लेता हूं तो मामला पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। हमने कहा था एक लेंगे लेकिन फिर भी दो लेना पड़ेगा। तो अगर हम 10th पॉइंट में आए, जैसे कि हम लोगों को लिखा मिलता है अंडर रूट एल अपॉन जी। ये क्या होता है? बोलो बोलो, टाइम पीरियड होता है ना। तो अगर हम लिखें अंडर रूट एल अपॉन जी की डायमेंशन क्या होगी? ठीक, या फिर अंडर रूट एम अपॉन के क्या होगा? के क्या है यहाँ पर? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर अगला लिखें आर अपॉन जी, इसकी वैल्यू क्या होगी, या इनका जो डायमेंशन हो क्या होगा? सबका देखो निकालना बड़ा आसान है। लेंथ का क्या होता है? एल। जी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मीटर मर गया, सेकंड ऊपर आ गया, सेकंड स्क्वायर से बाहर अंडर रूट को काट देगा, बाहर आ जाएगा। कैसे? जरा एक करके देख लेते हैं। देखो, अंडर रूट के अंदर एल का क्या लिखा? मीटर। ठीक, फिर इसका क्या लिखा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर मीटर मर गया, मर गया ना, सेकंड ऊपर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट। अरे बोलो, आ जाएगा कि नहीं? ये देखो भैया, ऐसा बनेगा एस स्क्वायर, और इस स्क्वायर से अंडर रूट को मार दो, क्या आ गया? सेकंड। अगर सेकंड है तो क्या आएगा? T1, या सिर्फ और सिर्फ T। तो हम अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख लो, ऐसा M0 L0 T1। मन लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन फिर भी T तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, और ले एक और लास्ट 12 वालों के लिए, है ना। बेचारे वो भी देख रहे होंगे, तो वो लोग भी अपना थोड़ा बहुत तो कम से कम सीखें, है ना। जैसे कि हमारी जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो वो भी कहते सर 12 वाला भी वीडियो डालिए। हम अभी तक 11 ही डाल रहे हैं, कोई बात नहीं, 12 का भी बहुत जल्दी आएगा। अगर आगे चले तो यूनिट ले लें, अगर आई स्क्वायर आर टी लिखे, ठीक है, किसका फार्मूला है भाई? आई स्क्वायर आर टी, पावर, है ना। ठीक है, इसके अलावा अगर और ले तो ये क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, और ले सकते हैं वी आई टी ले सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कैपेसिटेंस से रिलेटेड ले सकते हैं, जैसे कि क्यू स्क्वायर अपॉन सी। मैं डायरेक्ट ले रहा हूं इन सबको, ताकि मैं फार्मूले से आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सरल हो जाएगा। इसके अलावा एक और ले लूं, सी वी स्क्वायर, है ना। इन सबकी भी यूनिट सेम होगी, क्या होगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या होगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। समझ गए? आगे बात समझ में? तो इतनी तुम्हारी डायमेंशनल फार्मूले जितने भी इंपॉर्टेंट थे, हमने लगभग सारे कंप्लीट कर लिए हैं, उसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसी को जोड़ेंगे आगे चलकर, और उसमें हम लोग निकालेंगे कि आखिरकार इनका यूज कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो कभी कभी लिख देता है कि ए बी सी के ऊपर तुमको लगा देगा, मान लो लिख देगा ऐसा पी क्यू आर, और उसके ऊपर लगा देगा ए बी सी, बोलेगा इनकी डायमेंशंस क्या है, उनको डिफाइन कर देगा वो क्वेश्चन में, लेकिन वो बोलेगा कि इन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, या डायमेंशन फार्मूला क्या निकलेगा यहाँ से। तो सारी चीजें ऐड करेंगे, है ना। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करें। टाटा।